अच्छा देखो, अपन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा मैं बता दूं लास्ट वाली क्लासेस में क्या क्या हो चुका है। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमने स्टेजेस पढ़ी थी। 5 स्टेजेस होती है। करंट सिचुएशन का एनालिसिस, फ्यूचर का एनालिसिस, ऑल्टरनेटिव का एनालिसिस, बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। फिलहाल के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें भी 3 लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन, कॉर्पोरेट लेवल का मेन होता है सीईओ, वो डिसाइड करते हैं। वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ आते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पुराना बिजनेस बंद करना है, कौन से बिजनेस में कितने रिसोर्सेज डालने हैं। ठीक है। वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल लीडर्स होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स। मैंने तुम्हें वहां पर एक वर्ड बताया था, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। ठीक है। तो वो सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन होता है जिसमें पर्टिकुलर उनको सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन से पता लगता है कौन से मार्केट में प्रोडक्ट अपने सर्विसेज अपने ऑफर कर रहे हैं वो लोग। बिजनेस लेवल मैनेजर्स वहां पर हेड होते हैं और उनका काम है ट्रांसलेट करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं, एक मिनट रुको, नेक्स्ट होते हैं उसके बाद फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं। वो जो हमारी स्ट्रेटेजिक लेवल होते हैं उसमें सबसे नीचे आते हैं। उनका काम है कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उस फंक्शन को बेटर बनाने की कोशिश करना। वो लोग कस्टमर के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं तो उनके पास सबसे ज्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से वो हेल्प करते हैं टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाने। उसके बाद हमने ये फीचर्स वगैरह तुम देख लेना अपने हिसाब से, एक एक लाइन के हैं ये। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े तो पहला एडवांटेज है कि बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। वो रेगुलर काम करना छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी कभी सोचा जाता है, और जब भी सोचा जाता है तो स्टाफ को पार्टिसिपेट किया जाता है ताकि स्टाफ को पता लग सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका इंटेंट क्या है, उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, और वो अपने डिसीजन खुद ले सके। और इसकी वजह से मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो लोग खुद के प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को पहले ही दूर किया जा सके। डिसएडवांटेजेस, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर के बारे में पता नहीं है क्या होने वाला है। ये जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग होते हैं वो फीस ज्यादा चार्ज करते हैं तो एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में बात करेगी, कभी भी तुम्हें इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं देगी। और लास्ट, स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंस वगैरह है, एक एक लाइन क्या है तुम पढ़ लेना। स्ट्रेटेजी प्लानिंग नेक्स्ट टॉपिक है अपना, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है ना मैनेजमेंट है। वैसे तो हमारे सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अगर तुम समझोगे ना तो हमारी जो स्टेजेस होती है ना, जो हमारी स्टेजेस होती है, पहली स्टेजेस होती है करंट सिचुएशन का एनालिसिस, दूसरी स्टेज होती है फ्यूचर का एनालिसिस, तीसरी स्टेज होती है ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस, और तीसरी स्टेज होती है ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस। यहां तक तो अलग होता है। अब यहां पर हम ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करके हम डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मैनेजमेंट का पार्ट है। क्योंकि तुमने जब मैनेजमेंट पढ़ा है ना तो ऐसे पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग से डिफरेंट होती है। ठीक है। प्लान बनाते टाइम हम सब चीजों के बारे में सोचते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उसके लिए डिसीजन ले लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, प्लानिंग का एंड हो जाता है यहाँ। डिसीजन मेकिंग करते ही प्लानिंग खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये प्लानिंग का एंड हो गया। इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल वगैरह है वो बाद वाली स्टेजेस है कि ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उन चीजों को मॉनिटर कैसे करते रहेंगे। तो ये जो पार्ट है ना ये मैनेजमेंट का है। ठीक है। अगर मैं इसमें से प्लानिंग को अलग कर दूं तो ये वाला पार्ट प्लानिंग का है। तो प्लानिंग का पार्ट क्या हो गया, प्लानिंग वाला पार्ट हो गया, देखो मैनेजमेंट में तो सब कुछ ही आ गया, मैनेजमेंट में तो ये पांचों चीजें हैं। लेकिन अगर मैं प्लानिंग को स्पेसिफाई करूँ ना तो प्लानिंग के अंदर है करंट सिचुएशन कैसी है हमारी, फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है, और हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करेंगे। ये सब चीजें प्लानिंग के अंदर आ जाती है। अब हमारे सब्जेक्ट का नाम है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन होना चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि हम हमारे कोर्स में केवल प्लानिंग को ही पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें बोला था पहले भी स्टार्टिंग में भी कि हम यही 3 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं पढ़े। तो हम
अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो प्लानिंग एक तरह का मैनेजमेंट ही है, बस फर्क समझना। इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वाली 3 स्टेजेस है ना, वही आती है। देखो, हम पहली स्टेज क्या होती है, हमारी पहली स्टेज करंट सिचुएशन का एनालिसिस। तो मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझ। हम ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं इंटरनली, हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले एलिमेंट्स का भी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो भी एनालिसिस हमने किया ना, उसकी समरी तैयार कर लेते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, और जो भी एनालिसिस हमने किया ना, हम उसकी समरी तैयार कर लेते हैं। यानी देखो समझना, फर्स्ट स्टेज होती है करंट सिचुएशन का एनालिसिस, और करंट सिचुएशन का एनालिसिस करने के लिए हम इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं, हम एक्सटर्नल भी करते हैं, और हम उसकी समरी तैयार कर लेते हैं एट द एंड ऑफ डे। तो इंटरनल एनालिसिस में क्या क्या करेंगे? इंटरनल एनालिसिस में हम करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, क्योंकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करें। उसके अलावा हम हमारी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ये आगे भी लिखा हुआ है। करंट पोजीशन इन द मार्केट, हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हम किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमारे कस्टमर रिपीट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितना रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन रेशो होता है कि कितने परसेंट कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को दोबारा से यूज करते हैं। जैसे आईफोन का कस्टमर रिटेंशन रेशो बहुत ज्यादा होता है, आईफोन के जो कस्टमर है ना, वो नया फोन भी लेंगे तो वो आईफोन ही लेंगे, तो आईफोन का कस्टमर रिटेंशन रेशो बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे मान लो कि किसी ने Xiaomi का फोन यूज कर लिया, तो Xiaomi का रिटेंशन रेशो कम होगा, क्योंकि दूसरा, अगर वो दूसरा फोन लेगा तो डेफिनेटली वो Xiaomi नहीं लेगा, वो Realme ले लेगा, या वो Oppo ले लेगा, या वो Vivo ले लेगा, या वो और कोई दूसरा फोन ले लेगा, Samsung ले लेगा। तो है ना, रिटेंशन रेशो, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी, कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह के गुड सर्विसेज मार्केट में ऑफर कर रही है, कौन से हमारे कस्टमर है, ठीक है। तो कंपनी खुद का एनालिसिस करती है। उसके अलावा कंपनी में काम करने वाले लोगों का, एम्प्लॉयज कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका भी एनालिसिस की जाती है। कंपनी के लिमिटेशंस का भी एनालिसिस किया जाता है, कंपनी के लिमिटेशंस का भी एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि ऐसा समझना कि है ना, अभी है ना, थोड़ा सा लैपटॉप मार्केट पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, पिछले 3 4 5 साल में डेवलप हुआ है लैपटॉप मार्केट। पहले इतना बड़ा लैपटॉप मार्केट नहीं हुआ करता था। तो लैपटॉप के सेलर के नाम पर सर पहले कोविड आते की थे। वजह से हुआ है ना। हाँ, कैसे भी मान लो, वो होम बेस काम होने की वजह से लैपटॉप मार्केट डेवलप हुआ। पहले क्या होता था, लैपटॉप आते थे डेल के, एचपी के, ठीक है, डेल, एचपी, एसुस, इनके लैपटॉप्स आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखो तो रियलमी के भी लैपटॉप्स आने लगे, शाओमी के भी लैपटॉप्स आने लगे, ठीक है, ओप्पो के भी लैपटॉप्स आने लगे, ओप्पो एयर के नाम से, ओप्पो एयरपैड के नाम से आने लगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी, अच्छा पहले नहीं करती थी, क्योंकि पहले इनके पास लिमिटेशंस थी। पहले इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मार्केट इतना बड़ा नहीं था, तो वो मार्केट में आना नहीं चाहते थे। लेकिन लेकिन जैसे ही लिमिटेशंस खत्म हुई, मार्केट बड़ा होने लगा, उनके पास, कंपनी के पास भी पैसा था प्रॉफिट का रखा हुआ, ठीक है, कंपनी एक्सपेंड भी करना चाहती थी। अब वो मोबाइल फोन मार्केट में, सिर्फ मोबाइल फोन मार्केट में एक्सपेंड करके तो इतनी बड़ी बन नहीं सकती, तो उन्होंने दूसरे मार्केट में भी एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। पहले लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस के बेस पर ही प्रोडक्शन होता था। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जब वन प्लस ने पहला फोन बनाया था अपना वन प्लस 1, तो वन प्लस 1 की केवल 2000 यूनिट्स बनाई थी उन्होंने पहले लॉट में। फिर दूसरे लॉट में उन्होंने 10,000 यूनिट्स बनाई थी, यानी केवल उन्होंने 12,000 यूनिट्स बनाई थी वन प्लस 1 की। अब क्यों बनाई थी? उन्होंने ये चेक करने के लिए कि भाई देखो, हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में और भी बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे, सैमसंग था, आईफोन था, शाओमी भी उस टाइम आ चुका था, ओप्पो, वीवो भी उस टाइम बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो वन प्लस ने इसलिए लॉन्च किया कि हम देखना चाहते हैं कि मार्केट में हमें कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अब ये उनकी लिमिटेशन थी। मान लो जैसे तुम उस टाइम चाहते कि तुम्हें वन प्लस 1 मिल जाए, लेकिन तुम्हें वन प्लस 1 नहीं मिलता तुम्हें उस टाइम, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड प्रोडक्ट ही लॉन्च किए, क्योंकि उन्हें चेक करना था इस चीज के बारे में। लेकिन जब उनका वन प्लस 1 थोड़ा सा हिट हुआ, तो उन्होंने वन प्लस 2 लॉन्च किया। अब प्रॉब्लम थी, वन प्लस 2 को भी वो इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे कि उन्होंने 20 25 30 50 लाख यूनिट्स बना दी और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दी। अगर उन्होंने पहली बार में 12,000 यूनिट्स बेची है, तो दूसरी बार में वो लाख यूनिट्स बेचने वाले थे, पूरी दुनिया के अंदर बता रहा हूं। अब जब उन्होंने सेकेंड टाइम अपने वन प्लस 2 लॉन्च किया, तो वन प्लस 2 में उन्होंने क्या किया
कि नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी सी ज्यादा बनाई, नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी सी ज्यादा बनाई, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया, एक रेफरल सिस्टम लगाया उन्होंने, कि जिसके पास भी 1+1 है ना, वो 1+2 खरीद सकता है। जिसके पास भी 1+1 है वो 1+2 खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास भी प्रोडक्शन की, उनके पास ऐसा मान लो कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, उन्होंने मार्केट से पैसा भी नहीं उठाया था, ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट को चेक करना चाहते थे मार्केट में कि उनका प्रोडक्ट चलने लायक है या नहीं है। तो जिनके पास 1+1 है वो अपने 1+2 खरीद सकते हैं। अच्छा, अब उनके पास 1+2 हो गया, जिनके पास ऑलरेडी 1+1 था। 1+2 वालों को, जिन्होंने नया खरीदा अभी अभी, जो ऑलरेडी 1+1 के यूजर थे, उनको एक कोड दिया गया कि आप उस कोड को किसी एक फैमिली मेंबर को दे सकते हो, और वही फैमिली मेंबर उससे फोन खरीद सकता है। और किसी के पास वो फोन अवेलेबल नहीं था, ऐसे नहीं कि मार्केट में जाके डब्बा उठा के ले। तो 1+2 वालों को एक कोड दिया गया फैमिली मेंबर्स को देने के लिए, और उनके फैमिली मेंबर्स ने, एक और जने ने परचेज कर लिया। जिसने परचेज किया उसको भी एक कोड मिला। रेफरल सिस्टम स्टार्ट किया था 1+1, क्योंकि उनके पास बहुत सारी यूनिट्स नहीं थी कि वो मार्केट में लाके या ऑनलाइन जाके सेल कर दे। तो लिमिटेशंस की वजह से उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, और हमें इसी लिमिटेड प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोडक्ट को सर्व करना है। साथ में उन्होंने हाइप भी बनाई चीज। रेफरल सिस्टम ऐसा सिस्टम पहली बार किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था कि आपको मार्केट में फोन अवेलेबल नहीं होंगे, कोई वाउच करेगा आपके लिए, कोई रेफर करेगा आपको, तभी आपको वो फोन मिलेगा, ठीक है। लिमिटेशंस। Xiaomi के साथ भी पहले ऐसा होता था। Xiaomi के पास Xiaomi की है ना प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी बड़ी नहीं थी Xiaomi के पास में। वो प्रोडक्शन तो करते थे, लेकिन वो पूरा के पूरा है ना इंडिया में कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। तो वो फ्लैश सेल देते थे उस टाइम पर। हर शायद मंगलवार को या गुरुवार को फ्लैश सेल आती थी उनकी, उनके प्रोडक्ट की। लोग उनको खरीदने के लिए बैठे रहते थे वहां पर, फोन पर अपने, ठीक है। इवन फ्लैश सेल में भी उन्हीं लोगों को मिलता था जिनके पास में एक रेफरल लिंक होता था, सबको नहीं मिलता था। सब में ऐसा मान लो कि अगर सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना, तो किसी 1% बंदे को मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास रेफरल लिंक होता था उनको 100% मिलता था वहां। जैसे ये यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, तो इनको मिल जाता था वहां पर फोन, क्योंकि उनके पास वो रेफरल लिंक था, और वो इस तरह से वो ऑर्डर कर देते थे अपने फोन को। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशंस। अब उनको पता है कि भाई उनकी फैक्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है, तो वो मार्केट में प्रोडक्ट को ऐसा नहीं बनाएंगे कि जैसे सबके सबके प्रोडक्ट सबके लिए अवेलेबल। लेकिन अब है, अब उनके पास लिमिटेशन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई है, मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, तो वो मार्केट में प्रोडक्ट सर्व कर पा रहे हैं आसानी से। अब कोई फ्लैश सेल वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं अपना एनालिसिस करूँ ना, तो मेरी लिमिटेशन ये है, मेरे को अकाउंट समझ में नहीं आती तो मैं कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, मेरे लिए लिमिट है वो, ठीक है। मेरी लिमिटेशन क्या है, मान लो मेरे को ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पढ़ाना है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट भी मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट तक ही पढ़ा सकता हूँ। मैं रिसर्च करने वालों को ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे को पता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी वहां पर, ठीक है। मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाऊंगा जो इंडिया के बाहर से है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे, हमारे लिए डिफरेंट है यहाँ से। तो मेरे लिए भी लिमिटेशन है, ऐसे सबके लिए लिमिटेशन होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेशंस होती है, ठीक है। हीरो होंडा बाइक्स बनाता है, फोन का मार्केट बड़ा है, फोन का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हीरो होंडा के फोन नहीं आते, ठीक है। लेकिन वही ओप्पो वीवो की बाइक्स नहीं आती। तो लिमिटेड मार्केट है, लिमिटेशंस है, उनके पास भी कैपेसिटी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन्हीं रिसोर्सेज कैपेसिटी को यूज कैसे करना, ये इंटरनल एनालिसिस में आता है। उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, कल्चर होने का मतलब किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज वो मार्केट में ऑफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें एक चीज बताओ, फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो है ना अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में बच्चों को लेकर आता है, और बच्चों के आने की वजह से है ना उसके प्रोडक्ट के साथ है ना, यानी फ्लिपकार्ट के साथ लोगों के है ना थोड़े से सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं, ऐसा होता है। जैसे तुम ऐसा देखो, जॉनसन एंड जॉनसन के तुम ऐड देखते हो, ठीक है, डॉक्टर्स खुद जॉनसन एंड जॉनसन यूज करने के लिए मना करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट यूज करने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की तुम एडवर्टीजमेंट अगर देखोगे ना, तो एडवर्टीजमेंट में ऐसे ऐसे बच्चे दिखाए जाते हैं कि जैसे उनके गाल पर हाथ लगाओ तो गाल ऐसे फ्लफी होता है कि गाल, एडवर्टीजमेंट खत्म नहीं होता ना तब तक उनके गाल है ना हिलते रहते, चीक्स है जो उनके हिलते रहते। अब ये चीज देखकर है ना लोग उनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि बोला हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाए, अगर हम हमारे बच्चे के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाए। अब ये क्या है, ये एक गलत प्रैक्टिस है, वैसे तो ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन इलीगल नहीं है ना,
तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब आप किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में ऑफर करते हो, और उन प्रोडक्ट सर्विसेज को जो ऑफर करते हो उसको किस तरह से मार्केटिंग करते हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज उनको किस तरह से प्रमोट करते हैं, ये सब चीजों के बारे में आप बात करते हो यहाँ, ठीक है। उसके अलावा कंपनी में कंपनी की कंडीशन क्या है करंट, ठीक है, और उसके अलावा कंपनी क्या क्या क्रिटिकल इशू फेस कर रही है, इन सब चीजों के बारे में एनालिसिस किया जाता है, इंटरनल एनालिसिस। अब ये हमने हमारा एनालिसिस कर लिया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे, इस चीजों के बारे में हमने इंटरनल एनालिसिस कर लिया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस की, क्योंकि हम हमारे एनालिसिस से काम नहीं करेंगे, हमें अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, हमें हमारे कस्टमर का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, हमें हमारे क्लाइंट्स का, हमारे स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में होता है हमारे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस। हम हमारे कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं कि वो मार्केट में क्या क्या कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, किस तरह के सर्विसेज ऑफर कर रहा है। आईफोन एक्स जो लॉन्च हुआ था उसने पहली बार फुल स्क्रीन दी थी, ठीक है, ऊपर छोटा सा वो नॉच वगैरह दिया था ऊपर उसके हेड पर, तो उसका वो बहुत फेमस प्रोडक्ट रहा। आईफोन देखो, आईफोन 6 फेमस था, उसके बाद आईफोन 7 फेल हुआ, आईफोन 8 भी फेल हुआ, लेकिन आईफोन एक्स जो उसने लॉन्च किया ना वो बहुत बड़ा हिट था। क्यों? क्योंकि लोगों को एक नया तरह का फील आया था उसके डिस्प्ले को देखकर। पहली बार आईफोन ने लॉन्च किया, बाकी सारी कंपनीज ने उसके बाद लॉन्च कर दी। बाकी सारी कंपनी अब कोई भी ऐसे बेजल वाले फोन नहीं बनाती। आईफोन एक्स बेजल लेस फोन था, ऊपर छोटा सा वो नॉच था जिसमें वो फेस रिकॉग्निशन वगैरह होता था, ठीक है। तो अब कोई भी कंपनी बेजल वाले फोन नहीं बनाती, सारे के सारे फोन बेजल लेस आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर क्या सर कर अब तो रहा है और भी आपको। नया वर्जन आ गया। क्या बोल रहे हो? और भी नया वर्जन आ गया सर अब तो आईफोन 14 में। अरे वो तो चलता रहेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड आइलैंड पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ भूल गया सर मैं क्या बोलता हूँ। डायनामिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड, बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड। अब है ना डायनेमिक आइलैंड है ना, शाओमी ने भी डायनेमिक आइलैंड जैसा कुछ लॉन्च किया अपने फोन के अंदर। तो अब है ना सब लॉन्च करने, ऐसे सारे ऐसे लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। वीवो ने पहली बार फिंगरप्रिंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉन्च किया वीवो ने। और वीवो का वो वाला प्रोडक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, वीवो V7 था V8 था मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिट था इस वजह से, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था। उसके बाद बाकी सारी कंपनी से भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। एप्पल ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि एप्पल का अलग तरह का ब्रांड है, अलग तरह की ब्रांड वैल्यू चलती है एप्पल के साथ, ठीक है। बाकी सारी कंपनीज के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आते, ठीक है। लोगों ने तुमने देखा होगा, फिर धीरे धीरे वो जो ऊपर वाली नॉच है वो छोटी होती गई, वो वाटर टॉप हो गई, ठीक है, फिर वो इन डिस्प्ले नॉच रह गई, यस सर। ठीक है। तो अलग अलग सेंटर कॉम्पिटिटर क्या कर, पंचोल। हाँ पंच होल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर क्या सर कर आपको रहा है, इतनी नॉलेज कैसे है? अरे ठीक है बाद में बात करते हैं। सुन लो, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इस पर है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मान लो जैसे अपने इंस्टीट्यूट का कोई कॉम्पिटिटर है, उसने सीए स्टार्ट कर दिया, तो अपन को भी सीए स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने इंस्टीट्यूट से बड़ा हो जाए। उसने सीए से स्टार्ट कर दिया तो अपने इंस्टीट्यूट को भी सीए से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने इंस्टीट्यूट से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर है ना आपको कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ता है, ठीक है। एयरटेल ने 5G लिया तो जियो ने भी लिया, वोडाफोन ने भी लिया 5G। बीएसएनएल कॉम्पिटिटर है ही नहीं कभी भी, बीएसएनएल ने कभी 5G लिया ही नहीं। बीएसएनएल ने तो इवन है ना अभी कहा था पिछले 1-2 महीने पहले कि वो जनवरी 23 में 4G लॉन्च करने वाला, जनवरी 23 में 4G लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा कहा था उन्होंने। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उनका जो 4G प्रोग्राम है ना जनवरी 23, उससे 18 महीने डिले हो जाएगा, यानी वो जाके जुलाई अगस्त 24 में 4G लॉन्च करें। अब सोचो ऐसा क्या कंपटीशन हुआ, बीएसएनएल का कंपटीशन होगा ही नहीं मार्केट में, फिर तो बीएसएनएल तो खत्म हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटर के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। कॉम्पिटिटर 5G लेके आ रहा है, आपका अभी तक 4G भी नहीं आया, इवन आप 4G भी लॉन्च कर रहे हो तो वो जनवरी में लॉन्च कर रहे थे, उसको भी आपने जुलाई अगस्त 24 में ले गए आप, 1.5 साल बाद 2 साल बाद ले गए। क्या मतलब है फिर? 2 साल बाद तक तो लोग 6G के बारे में बात कर रहे होंगे, तब आपका 4G लॉन्च हो रहा होगा, फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल का 4G अभी लॉन्च हो रहा था, 18 महीने डिले हो गया, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमारे इक्विपमेंट नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, इसकी वजह से हमारा डिले हो गया। जबकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी, सरकार के पास तो पहले होनी चाहिए चीज, स्पेक्ट्रम सरकार के पास पहले होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो कंपटीशन में बिलीव नहीं करते, वो है ना, मेरे को लगता है कि डाइल्यूट करना चाहते हैं, बीएसएनएल को खत्म करना चाहते हैं, रिट्रेंचमेंट
सोच रहे हैं बीएसएनएल के बारे में, सरकार ऐसा सोच रही है। अब कॉम्पिटिटर का ये हो गया। क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोलो। सर प्राइवेटाइजेशन चल रही है ना बीएसएनएल की बात। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, खत्म ही होगी बीएसएनएल। बीएसएनएल का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, और होना थोड़ा मुश्किल है बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि है ना बीएसएनएल के पास में ना एक नेटवर्क है, वो सरकार किसी को दे नहीं सकती, किसी प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकती। जो आर्मी का सेलुलर सिस्टम है ना, आर्मी का फोन वाला सिस्टम है ना, वो सारा कुछ बीएसएनएल के पास है। सरकारी कंपनी है तो इसलिए उसके पास है, तो सरकार दे नहीं सकती है बीएसएनएल को। प्राइवेटाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है बीएसएनएल का, तो है ना। अब तुम देखो, बीएसएनएल पिछले 8 साल से लॉस में है, 10 साल से भी हो सकती है, मेरे को आइडिया नहीं, जहां तक मेरे को ध्यान है 8 साल से लॉस। सरकार हर बार बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज देती, तुम पढ़ते रहना, बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज मिला, 10,000 करोड़ का मिला, 20,000 करोड़ का मिला, 50,000 करोड़ का मिला। सरकार नहीं चाहती कि बीएसएनएल डूबे, लेकिन सरकार चाहती भी है डूब जाए, ठीक है, लेकिन रिवाइवल पैकेज देती रहती, क्योंकि बीएसएनएल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो है उसका आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी वाला सेलुलर सिस्टम उसी के पास में, सारी केबल वगैरह उसी के पास में, जिनसे भी वो कम्युनिकेट करते हैं, और सरकार वो किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी को दे नहीं सकती। तो बीएसएनएल के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो रहेगा, मेरे को लगता है बीएसएनएल रहेगा, लेकिन उसका सेल्यूलर वाला ये जो मोबाइल वगैरह है ना, ये बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी लैंडलाइन ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, लैंडलाइन आजकल मेरे को नहीं लगता कोई यूज करता है, तो बीएसएनएल एक लिमिटेड मार्केट में रह जाएगा, बहुत छोटा मार्केट हो जाएगा बीएसएनएल का, जब किसी टाइम पर नंबर 1 प्लेयर था बीएसएनएल। लेकिन भाई पॉलिसीज खराब हुई, स्ट्रेटेजीज खराब बनी, प्लानिंग खराब बनी, तो बीएसएनएल को आज इसके वजह से नुकसान उठाना पड़ता। अच्छा, आपको अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटर की वीकनेस का एनालिसिस करना पड़ता है। उसके अलावा मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपके बाहर है, ठीक है, मार्केट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन सब चीजों का भी एनालिसिस होता है। कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज होती है टेक्नोलॉजी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 5G को जियो कंट्रोल नहीं कर सकता, 5G को एयरटेल कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे 5G इंडिया में है ना, जियो और महिंद्रा ने मिलकर डेवलप किया है, यानी रिलायंस और महिंद्रा ने मिलकर डेवलप किया है 5G इंडिया के अंदर। पहले हुआवे के पास था 5G वाला प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद जियो को और महिंद्रा को मिला था कोलैबोरेशन में। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा लीगल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, सरकार नई नई क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या लॉ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनको भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा। और मार्केट में क्या क्या नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, और इनको भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इंटरनल एनालिसिस कर लिया, हमारा एनालिसिस कर लिया, हमारे बाहर का एनालिसिस कर लिया, मार्केट का एनालिसिस कर लिया, कस्टमर कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर लिया। फाइनली जो भी हमने एनालिसिस किया स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में, हम उसकी समरी तैयार कर, ठीक है। जो भी हमने एनालिसिस किया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, हम उसकी समरी तैयार कर देते। अब समरी तैयार करने से क्या फायदा होगा, कि समरी तैयार करने पर जो डेटा बचेगा वो रिलेवेंट बचेगा, क्रिटिकल बचेगा, ठीक है। क्योंकि डेटा वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल देते हो, तो फिर क्या बोलते हो आप उसको, नोट्स बोलते हो। जैसे आपने बुक तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम क्या बना लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं कि क्या क्या चीजें क्रिटिकल है, वो उनके लिए हम नोट्स बना लेते हैं, तो अब वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। तो समरी बनाने की वजह से क्या होगा, जो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस किया है वो तुमने बहुत ही वास्ट किया है, लेकिन तुमने उसकी समरी तैयार कर ली, नोट्स तैयार कर लिए, उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है प्लानिंग टीम को, और प्लानिंग टीम है ना, उसके बारे में ज्यादा बेटर तरीके से सोच सकती है कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, यानी हर्डल्स, यानी रुकावटें। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है क्या क्या रुकावट आ सकती है फ्यूचर में, इसके बारे में प्लानिंग टीम सोचना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी पहली स्टेज थी करंट सिचुएशन का एनालिसिस, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, इंटरनल किया, एक्सटर्नल किया, और उसकी समरी तैयार करके हमने उसको प्लानिंग टीम को दे दी। अब प्लानिंग टीम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट स्टेज में अब हम फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे। तो फ्यूचर में हम क्या बनाते हैं, फ्यूचर में हम बनाते हैं विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी। तो देखो, गोल गोल भी फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजीज भी फ्यूचर के लिए बनाई जाती हैं। तो अब हम फ्यूचर का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। अब फ्यूचर का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले
एक पॉइंट पढ़ना, फ्यूचर के एनालिसिस को हम मिशन बोले, विजन बोले, पर्पस बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूं कि मेरा गोल है सीएमए बनना, तुम बोल रहे हो तुम्हारा विजन है सीएमए बनना, कोई तीसरा बंदा बोल रहा है उसका पर्पस है सीएमए बनना, कोई चौथा बंदा बोल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव है सीएमए बनना। तो क्या चारों एक ही बात है क्या? विजन, मिशन, गोल, पर्पस एक ही बात है क्या? एक ही चीज है, एक ही यस तरह सर। के, एक ही तरह के इनमें मान लो एक ही तरह के सेंटिमेंट्स है उनमें, ठीक है? चाहे आप उसको मिशन बोलो, चाहे विजन बोलो, चाहे पर्पस बोलो, चाहे आपका गोल बोलो, हम बोलते हैं लाइफ का गोल, लाइफ का मिशन, लाइफ का विजन, लाइफ का पर्पस, सब एक ही चीज है। लेकिन देखो यहां पे बोल भी रहा है, इट रियली डज नॉट मैटर व्हाट इट इज कॉल्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको क्या कहा जाता है। लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टेप? क्योंकि ये स्टेप मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर पर ही खत्म हो जाती है। ये स्टेप मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर पर ही खत्म हो जाती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डेली रूटीन बनाते हैं, तुम लोगों ने भी बनाया होगा। तुमने अपना एनालिसिस किया, यस सर। अपना एनालिसिस किया कि मेरे से है ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मैं 8 बजे उठूंगा, 9 बजे तक नहाऊंगा धोऊंगा, 10 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 12 बजे तक पढ़ूंगा, खाना वाना खाऊंगा, फिर क्लास लेने जाऊंगा, 4 बजे घर पे वापस आऊंगा, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करूंगा, थोड़ी देर सो जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक वापस से पढ़ू। ऐसा तुमने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, और फिर रात को मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा और सो जाऊं। तुमने अपनी सारी स्ट्रेंथ का, अपनी सारी वीकनेस का पता लगाया, और तुमने एनालिसिस करके एक डेली रूटीन बना। हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे को आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसा बोला हो कि सर मैंने जो डेली रूटीन बनाया ना, मैंने उसको आज तक फॉलो किया। तुम में से कोई है क्या ऐसा कि तुम लोगों ने डेली रूटीन बनाया और आज तक फॉलो किया? नहीं सर। अच्छा, कितने दिन फॉलो किया? एक दिन, 2 दिन, बस, उसके बाद खत्म? अब कारण बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि तुमने इतना सोच के, मैं तो हम जब छोटे थे हम तो ऐसा करते थे। हम लोग, एक तख्ती होती थी, एक स्लेट होती थी, लकड़ी की स्लेट होती थी, उसके ऊपर वो पेन लगी होती थी जिसके अंदर वो हम पेपर वगैरह लगाते थे। उस तख्ती पे है ना, मैंने अपना डेली रूटीन बनाकर चिपकाया था। ऐसा सब करते थे, हमारे टाइम में ऐसा सब करते थे, ताकि वो बार बार दिखता रहे, हमें डेली रूटीन बार बार दिखता रहे। मैंने शायद एक ही दिन फॉलो किया था, जिस दिन बनाया था उसको, उसके बाद कभी फॉलो नहीं किया उसको। तुम लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता नो सर। है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने उसको पेपर पे लिख लिया। और सीरियसली बता रहा हूं, कारण एक ही है केवल, तुमने उसको पेपर पे लिख लिया, तुमने उसको खुद के अंदर नहीं उतारा। तो सर क्या करना चाहिए फिर? पेपर पर नहीं लिखना चाहिए, पेपर पर नहीं तो लिखना कभी चाहिए, कभार तो कुछ और काम भी आ नहीं जाता लिखना। है। अब तुमने पेपर पे लिखा तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन अब सोचो, अब सोचना, ध्यान से सोचना। मान लो, और ऐसा होता है, ध्यान से सोचना इस चीज को। मान लो कभी तुम्हें ना सुबह जल्दी उठना है कहीं जाने के लिए, मान लो सुबह सुबह की तुम्हारी ट्रेन है, सुबह मान लो 2 बजे की, 3 बजे की ट्रेन है तुम्हारी, और तुम्हें सबको ऐसा पता है कि 2-3 बजे का जो टाइम होता है ना, उस टाइम बहुत ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा। लेकिन मान लो 2-3 बजे की ट्रेन है, या सुबह 4-5 बजे की ट्रेन है, ऐसा मान लो। इवन है ना, तुम अलार्म नहीं लगाओ, तुम अलार्म नहीं लगाओ, सिर्फ अपने है ना, अपने जो जो तकिया तुम लगाते हो ना, तकिए को बोल के सो जाओ कि मेरे को 2-3 बजे उठा देना, तुम अपने आप उठ जाओगे बिना अलार्म के। बोलो, यस। ऐसा होता है? यस सर, यस सर, होता सर है एक ऐसा। टेंशन भी तो रहती पता है है क्यों होता है? Yes, पता है क्यों होता है? पता है, अब इसमें तकिए का कोई रोल नहीं, इसमें तकिए का कोई रोल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम कंसर्न हो उस चीज के लिए, लेकिन जैसे ही तुमने उसको पेपर पर उतार दिया ना, तुम्हारा कंसर्न खत्म हो गया। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है हमेशा, सबके साथ खेलता है, सबका दिमाग सबके साथ खेलता है। तुमने उस पेपर पर उतार दिया ना उसको, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पेपर पर उतारने का मतलब काम खत्म हो गया, अब अपने आप को ही काम। लेकिन अगर तुमने उसको पेपर पर नहीं उतारा, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगी वो चीज, तुम्हारे दिमाग में रहेगी वो चीज,
और तुम्हारा दिमाग है ना, यानी है ना, तुम है ना, कभी कभी इस बारे में बात में, एक है ना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था साइकोलॉजी का, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कभी फ्री रहेंगे ना अपन, लास्ट क्लास हो रही होगी तब बात करेंगे। हम अपने दिमाग को बेवकूफ बना सकते हैं इस चीज से, लेकिन अगर तुमने किसी चीज को पेपर पर नोट डाउन कर लिया, जैसे तुम अपने पेपर पर लिख लो ना कि मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सीएमए बनना, कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। सही में? नहीं, हाँ नहीं बन पाओगे, क्योंकि है ना दिमाग बेवकूफ बनाता है तुम्हें फिर बाद में, क्योंकि तुमने एक बार पेपर पर लिख लिया ना कुछ भी, अब पेपर पर लिखने के बाद तुम उसको कभी अचीव नहीं कर सकते। सर अगर पेपर दिमाग में रह जाए तो? तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो मेरे को आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने अपने पेपर पर लिखा हो, जिसने अपने कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और ऐसे पेपर पे लिख के अपने रूम में चिपका दिया उस, ऐसा किसी ने नहीं। और जिसके रूम में है ना, ऐसा मान लो कि मैंने भी अपने बचपन में ऐसा चिपकाया था, मैंने ऐसा डॉक्टर की बड़ी बड़ी फोटो लाके चिपकाई थी, और एस्ट्रोनॉट्स की बड़ी बड़ी फोटो लाके चिपकाई थी, तो ना मैं डॉक्टर बना, ना मैं एस्ट्रोनॉट बना, ना मैं कुछ और बना, मान लो मैंने कुछ और भी चिपकाया तो, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं बन पाया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। हमने करंट सिचुएशन का एनालिसिस किया, हमने उसकी समरी तैयार की, अगर वो समरी पेपर पर ही खत्म हो गई, हमने जो भी प्लानिंग की, जो भी हमने उसके बारे में डिसीजन लेने वाले, वो सब कुछ पेपर पर ही खत्म हो गई, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? इसीलिए इसीलिए पेपर पर है ना काम खत्म हो जाता है प्लानिंग टीम के, लेकिन वो काम है ना आगे जब बताया जाता है ना, तो पेपर पे नहीं बताया जाता, आगे वो बोलकर बताया जाता है, सामने वाले को समझाया जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुम्हारे स्कूल में है ना, जैसे स्कूल में, सारे स्कूल्स में ऐसा होता था कि पहले मान लो किसी दिन अचानक से कल छुट्टी होने वाली, मान लो कल किसी चीज की छुट्टी होने वाली, तो एक सर्कुलर आता था, एक रजिस्टर आता था, और रजिस्टर हर क्लास में जाता था, हर क्लास में टीचर वो रजिस्टर पर साइन करता था और तुम्हें बताता कल तुम्हारी छुट्टी। जैसा ऐसा मान लो कि है ना 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी जयंती है, और तो एक क्लास में सर्कुलर आएगा, और सर्कुलर पर वो टीचर साइन करेगा और बोलेगा कल तुम्हारी छुट्टी है 2 अक्टूबर। हमें पता नहीं, सब छोटे बच्चे थे तो किसी को पता नहीं होता था, तो बताया जाता था सर्कुलर के थ्रू। क्या सर्कुलर क्लास में सबको दिया जाता था? नहीं दिया जाता था, केवल एक के पास होता था, बाकी सबको बताया जाता था, बाकी सब लिखते नहीं थे। मैं अपनी डायरी में नहीं लिखता था कल हमारी 2 अक्टूबर की छुट्टी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग टीम के पास ही पेपर फॉर्मेट में होती है, उसके अलावा बाकी सब लोगों के पास में वो एक तरह से वर्बल, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में होती है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि आप किस तरह से अचीव करें, ठीक है। मोटिवेशन के तुमने सेमिनार्स वगैरह सुने होंगे, कभी तुम पढ़ के मोटिवेट हो सकते हो क्या? एक बात बताओ, तुम्हें कोई स्टोरी पढ़ाई जा रही है, तुम स्टोरी पढ़ रहे हो और स्टोरी पढ़कर तुम है ना नो सर। रोने लग गए, नो मोटिवेट हो सर। गए, नहीं ना। लेकिन वही चीज तुम पिक्चर में देख रहे हो तो तुम मोटिवेट हो सकते हो, तुम हो सकता है रोने भी लग जाओ, कुछ ऐसा हो जाए कि तुम रोने भी लग जाओ, ठीक यस है, सर। तब मोटिवेट हो सकते हो तुम, तब तुम्हें रोना आ सकता है, तब तुम्हारे सेंटिमेंट, क्योंकि ये सीधा है, सीधा कनेक्शन होता है। पेपर से कभी तुम कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन ऑडियो विजुअल से कनेक्ट हो पाते, ठीक है। तो यहां पर है ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना केवल प्लानिंग करके छोड़ देती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके छोड़ देती है। जैसे मैंने पिछले 20 सालों से, मान लो 10 सालों से प्लान कर रखा है कि मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, लेकिन मैंने छोड़ रखा है क्योंकि मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा उसको। तो अब मेरा जिंदगी में रेस्टोरेंट दोबारा, यानी जिंदगी में रेस्टोरेंट कभी खुलने वाला भी, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपने की और प्लानिंग करके उसको छोड़ दी, आपको उसको लोगों को बताना पड़ेगा, उसके क्रिटिकलनेस के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को उसको बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी सबको समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तरीके से, ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाएगी, डायनेमिक बन पाएगी, स्टेबिलिटी ला पाएगी, इंप्रूव हो पाएगी। तो यहां पर है ना, यहां पर लिखा हुआ है कि इस स्टेज को कुछ भी बोलो, तुम मिशन बोलो, विजन बोलो, पर्पस बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, गोल बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेप पेपर पर ही खत्म हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। इन दिस स्टेप आगे लिखा हुआ है, द टीम इज स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑन फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर देती है, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों पर फोकस करना स्टार्ट कर देती है, ताकि ताकि वो ये बता पाए, वो ये समझा पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करने में कैपेबल है,
ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के सर्विस, किस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर करने में कैपेबल है, और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो ये समझाने में कामयाब हो गई तब तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। अगर वो ये समझाने में प्रॉब्लम रही, लोगों को नहीं समझ में आया उसका विजन, लोगों को नहीं समझ में आया उसका विजन, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जैसे ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, पता नहीं तुम लोगों ने शार्क टैंक वगैरह देखा है या नहीं देखा। शार्क टैंक तुम एपिसोड देखते हैं, वहां पर है ना, यस सर देखा है। वहां पे है ना, जब यस सर देखा है। ठीक है, जब कोई भी मान लो कोई भी एक बंदा आता, वो अपनी पिच करना बोलता है अपनी, यानी अपनी स्ट्रेटेजीज बताता, वो अपने मिशन बताता, वो अपने विजन बताता, तो वो लोग है ना, वो लोग क्या है, वो एंटरप्रेन्योर्स है, और वो उन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया, उन लोगों ने काफी काम भी किया है, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में है वो, उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को बहुत कुछ चीजें पता है। अब कोई बंदा मान लो कोई ऑफर कर रहा होता, तो एक दो बार हो सकता है कि वो उसको ऑफर को एक्सेप्ट करते, लेकिन लेकिन मैंने कई एपिसोड ऐसे भी देखे हैं जिसमें ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद एक नई बात निकल के आई। ठीक है, बातों ही बातों में एक नई बात निकल के आई और उन्होंने ऑफर साथ के साथ रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम ऐसा ऑफर आगे नहीं करेंगे। जैसे एक वो फलारी के साथ हुआ था, वो फलारी वालों ने अपने प्रोडक्ट का बताया कि बोला हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इवन है ना वो बोट, अच्छा मैं ये बता रहा था कि वो वैल्यूएशन उन्होंने बताई, फिर उन्होंने अपने इक्विटी गैप बताया, वो ऑफर देने को रेडी था लेकिन वैल्यूएशन बताई, इक्विटी गैप बताया, तो उसने अपना चेक फाड़ दिया, बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप अपने लोगों को समझाने में कामयाब होते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, आपके विजन को, मिशन को, जो भी आपने गोल्स बनाया है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाले लोगों को समझाने में सक्सेसफुल होते हो, तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, आपका विजन समझ में नहीं आता, आपका मिशन समझ में नहीं आता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, काम करने वाले लोगों को उसके बेनिफिट समझ में नहीं आते, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का फिर कोई फायदा नहीं होता। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल दे दूं, आज सचिन सर है ना इंस्टीट्यूट आगे एक्सपेंड करने के बारे में सोचे, और सर ऐसा सोचे कि हम इंस्टीट्यूट एक्सपेंड करके साइंस स्टार्ट करेंगे। अब साइंस स्टार्ट करने के लिए वो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मुकेश सर से बात कर रहे हैं, या साइंस स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो वो प्रतीक सर से बात कर रहे हैं, तो ना मुकेश सर को कोई फायदा है, ना प्रतीक सर को कोई फायदा है, तो वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, मान लो वो बात कर रहे हैं अनिल सर से बात कर रहे हैं, या वो बात कर रहे हैं किसी और टीचर से बात कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व भी नहीं होने वाले, क्योंकि वो साइंस पढ़ाते भी नहीं है और उनको पढ़ानी भी नहीं। ठीक है, तो उनके इन्वॉल्वमेंट का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो अगर वो साइंस कभी स्टार्ट करे और वो मेरे से बात करे, मेरे को अपना बेनिफिट दिखे उसके अंदर, तो मैं इन्वॉल्व होने के बारे में सोचूंगा। अगर वही चीज उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से स्टार्ट करवा रहे हैं, उन लोगों के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं सोचेंगे इस चीज के बारे में। अब वही सेम चीज मान लो वो सीए से स्टार्ट करने के बारे में बात करें, अब सीएस में हो सकता है लॉ चलती है, लॉ चलती है और चलती हो क्या, सीएस में लॉ चलती है, तो वो जब प्रतीक सर से बात करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उसके अंदर। मेरे से बात करें तो मेरे को कोई लेना, मेरे को पता भी नहीं क्या होता है सीएस के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट होते होंगे, डीटी आईडीटी कॉस्टिंग वगैरह सब होते होंगे, लॉ का थोड़ा ज्यादा पोर्शन होता होगा, ऑडिटिंग वगैरह सारे होते हैं, लेकिन लॉ क्या ठीक में होती है। लेकिन है ना, मेरे को कोई फायदा नहीं है, तो मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ उनके साथ। वो मेरे से बात करते हैं, बोला सर आ जाओ देखो सीएस स्टार्ट करते, मेरे का सर कर लो, मेरे को क्या फायदा, आप अपना सीएस स्टार्ट कर लो, किसी और टीचर से बात करके उसके साथ यानी उसके साथ कॉर्पोरेट हो जाओ, स्टार्ट कर लो, मेरे को कोई फायदा नहीं हो, तो मैं इन्वॉल्व भी नहीं। लेकिन अगर वो मेरे को विजन समझाते हैं, वो मेरे को मिशन समझाते हैं कि ठीक है हम 11th-12th स्टार्ट करेंगे, आप इन्वॉल्व रहोगे, फिर वहां से बच्चा निकल के आएगा, फिर वो सीए में भी जा सकता है, सीएस में भी जा सकता है, सीए में भी जा सकता है, तो हम लोग उस बच्चे को ग्रूम करेंगे। और मेरे को अगर फायदा दिख रहा है कि ठीक है मैं 11th-12th पढ़ाऊंगा, फिर मैं सीए को भी पढ़ाऊंगा, फिर मैं सीएमए को भी पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरा सीएस में भी कोई पेपर निकल, तब मैं वहां पर जाके इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो। लेकिन अगर वो मेरे को इतना बता देते हैं कि सीएस पढ़ाना है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीएस, और आप आ जाओ अपन मिलकर काम करते हैं, मैं नहीं करूंगा कभी, कोई भी नहीं करेगा, मैं नहीं किया, कोई भी नहीं करेगा, जिसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला, जिसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला, वो कोई भी काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो तुम्हें तुम्हारा दोस्त, मान लो तुम कहीं जॉब कर, तुम्हें तुम्हारा दोस्त ऑफर कर कि बोला आजा मेरी दुकान पर बैठ जा, अपन शाम को बैठ के काम करेंगे और 5,000 रुपए मैं तेरे को महीने के दे दूंगा, अपन शाम को 6 बजे से रात को 12-1 बजे तक काम करेंगे, तो बोला तू रख तेरे 5,000 रुपए, मेरे को नहीं आना, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा तेरे पास, बैठने आ जाऊंगा, बातें करने आ जाऊंगा, काम करने नहीं आऊंगा तेरे साथ। तो यहाँ पर है ना, आपको एसोसिएटेड बेनिफिट्स भी समझाने पड़ेंगे, आपको विजन क्यों बनाया जा रहा है ये भी समझाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताना पड़ेगा। पेपर पर ही एंड नहीं हो जाना चाहिए,
ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाती है गोल्स। गोल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाती है, गोल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से है ना ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसमें ना पढ़ के देख लेना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाती है। गोल्स है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, ठीक है। क्यों कि प्ले करते हैं? क्योंकि है ना इनसे ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनता है। ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के काम करने वाली है, उन चीजों के बारे में पता लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है, अदर की एलिमेंट्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है। उन गोल्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उन गोल्स को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लो कि है ना मैं बोल रहा हूं ओएम मेरे को, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं ओएम मेरे को 1 महीने में कंप्लीट करना। अच्छा, मेरे को याद आ गया, ओएम से याद आ गया, मैं एक चीज और बता दूं। मैं तुम लोगों का वो टेस्ट वाला शेड्यूल था, वो टेस्ट वाला शेड्यूल मैं आज बनाकर मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। तो नेक्स्ट वीक से नहीं, उससे नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने ना जो शेड्यूल बनाया है इस तरह से बनाया कि उसमें 8 टेस्ट होंगे, तुम्हारे नंबर ऑफ टेस्ट होंगे 8, दो दो चैप्टर्स के। मैं कई बार ऐसा होगा जैसे प्रोडक्शन, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा चैप्टर है तो मैं एक ही दूंगा, लेकिन प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन और कैपेसिटी छोटे छोटे चैप्टर है, मैं 2-3 एक साथ ले लूं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट होने वाले हैं तुम्हारे 8, ठीक है। मैंने शेड्यूल तो बना लिया वैसे, तो नेक्स्ट वीक से नहीं, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और हर वीक में 2 टेस्ट होंगे। हाफ एन आवर का टेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, हाफ एन आवर का टेस्ट होगा, ओएम के प्रैक्टिकल का टेस्ट होगा। हाफ एन आवर हर वीक में 2, और ओएम के प्रैक्टिकल्स, ठीक है। मैं बता भी दूंगा, और भी ज्यादा डिटेल में बता दूंगा जब हम कल या परसों क्लास में मिलेंगे, तब मैं तुम्हें और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो ओएम मेरे को 1 महीने में करनी है, ये मेरा गोल है। अब ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो जाएंगे। फोरकास्टिंग 1 दिन लगेगा, कैपेसिटी प्लानिंग 1 दिन लगेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी 2 दिन लगेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4 दिन लगेंगे, रिप्लेसमेंट 5 दिन लगेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्पेसिफाई कर रहा हूं चीजों। और क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं? ताकि मैं अपने गोल को, यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट जो कंप्लीट करने का मैंने गोल बनाया था ना, मैं उसको सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। अच्छा, हाँ हर्षित बोलो, क्या बोल रहे हो, पूछो। सर वो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं करवाया आपने? अरे वो कर लेंगे, बाद में लीनियर करवाएंगे क्या? प्रोग्रामिंग लास्ट में करेंगे, मैंने तुम्हें बताया भी था, लीनियर प्रोग्रामिंग एकदम लास्ट में करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा सब कुछ अपन कर लेंगे। और लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इतना कुछ खास है भी नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगा जब अपन करेंगे तब मैं बताऊंगा। या ऐसा करेंगे ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग अगर रखता भी हूं टेस्ट में, तो मैंने बोला ना हर वीक में 2 होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट होने वाले हैं 8, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को सबसे लास्ट वाले टेस्ट में डाल देंगे, ताकि तब तक लीनियर प्रोग्रामिंग भी खत्म हो जाए, है ना। तो कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं, कुछ किया जा सकता है। मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में, मेरे को वो ओएम के नाम से याद आ गया। तो सबसे पहले बनाए जाते हैं गोल्स, उन गोल्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सीएमए इंटर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन तुम अगर सब्जेक्ट के नाम लेना स्टार्ट कर दो तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, और तुम उसमें भी अगर टॉपिक्स के नाम लेना स्टार्ट कर दो तो तुम और ज्यादा स्पेसिफिक हो, ठीक है। मान लो तुम ऐसा आके बोलते हो मेरे से, ऐसे बात करते हो, सर मेरे को सीएमए इंटर में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बोलूंगा सीएमए इंटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो तो बताओ। फिर तुम मेरे को बोलोगे सर मेरे को ओएम में प्रॉब्लम आ रही है। अब तुम थोड़ा स्पेसिफिक हुए, फिर मैं बोलूंगा ओएम में, पूरी ओएम में प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर तुम थोड़ा और स्पेसिफिक हुए कि सर मुझे ओएम में ट्रांसपोर्टेशन या सिमुलेशन नहीं आता। अब ये क्या हो गया, तुम स्पेसिफिक ज्यादा, जितना ज्यादा स्पेसिफिक होते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा फोकस तुम्हें वहां पर डालना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा फोकस तुम्हें करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। और लास्ट हमने गोल्स बना दिए, हमने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए। अब फाइनली हम उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बेस पर एक बड़ा गोल बनाएंगे, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, एक बड़ा विजन बनाएंगे, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव्स मान लो, मैंने तुम्हें बताया भी था, ऑब्जेक्टिव मान लो कि तुम वीकली ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, गोल्स मान लो तुम मंथली बना रहे हो थोड़ा सा, तो स्ट्रेटेजी फिर तुम मान लो ईयरली है तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा गोल हो जाता है ये स्ट्रेटेजी है। तीन है, सबका मतलब एक ही। अब चाहे तुम विजन बोलो, मिशन बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, गोल बोलो, पर्पस बोलो, मतलब सबका एक ही, ठीक है। लेकिन ये हो गया अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो एक बार दोबारा से, इंटरनल एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, उसकी समरी तैयार कर लेते हैं।
और उसके बाद फ्यूचर का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर के एनालिसिस का कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पेपर पर खत्म नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को आने वाली अपॉर्चुनिटीज, आगे वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, आने वाले बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के विजन के बारे में क्लियर होने चाहिए सब लोग। उसके बाद गोल्स बनाते हैं, उन गोल्स को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव जब बन जाते हैं तो उनके बेस पर तुम बड़ी एक गोल बनाते हो जिसको तुम स्ट्रेटेजी बोलते हो। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बीच में डिफरेंसेस दिए। क्या डिफरेंसेस है, ध्यान से सुनो। पहला डिफरेंस स्ट्रेटेजिक, देखो मैनेजमेंट डेफिनेटली एक बड़ा पोर्शन है, प्लानिंग तो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, रिसोर्सेज वगैरह जमा करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स के बाद में दोबारा से प्लानिंग करते हैं, दोबारा से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग तो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का स्कोप कहीं ज्यादा है प्लानिंग से। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा, प्लानिंग का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब है हमें क्या करना चाहिए, ये तो है ही है, और कौन सा बंदा उस काम को करेगा, यानी ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, ये भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। तो प्लानिंग तो पार्ट है केवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो, समझ लो एक एक फर्स्ट वाला पॉइंट देखो। सबसे पहले प्लानिंग का जो फोकस होता है ना, वो केवल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी। प्लानिंग केवल स्ट्रेटेजी बनाने का काम करती है, जबकि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो बनाती है, ठीक है। देखो, प्रोड्यूस स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजी तो बनाती है, साथ में उनके रिजल्ट पर भी ध्यान देती है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला, कौन से नए मार्केट में जाने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो हम नए मार्केट में जाएंगे, कौन से नए प्रोडक्ट हम डेवलप करने वाले, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले, ये सब चीजें मैनेजमेंट के अंदर आती है। यानी डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन भी आ जाता है, मॉनिटरिंग भी आ जाता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो मैनेजमेंट है ना, वो केवल प्लानिंग के लिए होता है, ठीक है। प्लान बनाते ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल खत्म, हमने प्लान बनाया, ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल खत्म हो जाएगा। जबकि मैनेजमेंट का रोल कब खत्म होगा, जब तक हमें ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक हमें ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक मैनेजमेंट का रोल चलता रहेगा, ठीक है। प्लानिंग कर ली, जैसे तुम लोगों ने प्लानिंग कर ली कि तुम्हें सीए में करना है, इंटर करना है, और सचिन अजमेरा क्लासेस में पढ़ना है, तुमने ये सारी प्लानिंग कर ली, अब वहां पर रोल खत्म, तुमने फीस जमा करा दी, रोल खत्म, प्लानिंग खत्म। अब प्लानिंग नहीं करोगे कि इंटर करना है, वापस से प्लान बना रहे हो और किसी और इंस्टीट्यूट, अब प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, अब तुम रिजल्ट की तरफ ध्यान, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा, फिर मेरे को रिवीजन कितने टाइम में करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे रहेगी, फिर उसके बाद एग्जाम कब होने वाले हैं, उसमें रिजल्ट क्या रहने वाला है, एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है। तो अब तुम क्या बात करने लग जाओगे, अब तुम रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करने लग जाओ मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। प्लानिंग में तुम एनालिसिस करते हो, जबकि रिजल्ट लाने के लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ता है। जैसे तुम जब इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे थे तो तुम एनालिसिस तो कर रहे थे ना, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर है, कौन सी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ज्यादा बेटर है, कौन सा इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट ज्यादा बेटर है, कौन से इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज ज्यादा है, कौन से इंस्टीट्यूट की फीस ज्यादा है, तुम एनालिसिस करते, तो एनालिटिकल पार्ट हो गया। लेकिन एक बार एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो अब तुम क्या करने लग जाओगे, एक्शन। फिर तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो गई मतलब एक्शन स्टार्ट हो, तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट हो गए, एक्शन स्टार्ट हो गए, अब तुम एक्शन स्टार्ट कर दो। होमवर्क मिलता है, तुम उसको होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हो, एनालिटिकल पार्ट में होमवर्क नहीं करते, ठीक है। एनालिसिस करते टाइम तुम होमवर्क नहीं करते। मान लो तुम कहीं, एक और चीज इसको समझ, तुम किसी इंस्टीट्यूट में डेमो क्लास ले रहे हो ना, तो उस इंस्टीट्यूट में अगर तुम्हें होमवर्क मिलता है ना, तो तुम होमवर्क नहीं करो, कभी भी नहीं करो, क्योंकि एक्शन नहीं करना है, तुम सिर्फ एनालाइज कर रहे हो इंस्टीट्यूट को। लेकिन तुम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो और फिर तुम्हें होमवर्क मिलता है ना, तो तुम होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि तुम अब प्लानिंग वाले पार्ट से दूर चले गए, अब तुम मैनेजमेंट वाले पार्ट में आ गए, एक्शन करना स्टार्ट कर, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग जो होता है ना, वैसे तो इसमें सब चीजें होती है, प्लानिंग बात करता है बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लानिंग करता है, हमारी इकोनॉमी की प्लान्स बनाता है, टेक्नोलॉजी के लिए प्लान्स बनाता है, तो मैनेजमेंट भी ये सब कुछ करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है प्लानिंग, तो मैनेजमेंट भी ये सब कुछ करता है। लेकिन मैनेजमेंट है ना, अच्छा ये देखो, बिजनेस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, ये सब है ना,
एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट है, ठीक है। लेकिन तुम ये समझना, साइकोलॉजिकल एडवांटेज का फायदा उठाना, साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो। समझना, एक चीज समझना, मैनेजर क्या कभी खुद कोई काम करता है क्या? मैनेजर, जैसे मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या कभी प्रोडक्शन मैनेजर जाकर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा? नो सर। नो नहीं सर, करेगा ना? करेगा। वो क्या करेगा? वो मैनेजमेंट करता है खाली, वो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने लेबर को काम कर, बोलेगा। लेबर को बोलेगा। तो वो क्या कर रहा है? वो साइकोलॉजिकल कर रहा है काम सारे के साथ, ठीक है। यानी वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है काम करने की, बेटर तरीके से काम करने की। तो सिर्फ बिजनेस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली, सोशलॉजिकली भी करना पड़ता है, ठीक है, और पॉलिटिकली भी करना पड़ता है। तो यहां पर जो वेरिएबल्स आते हैं ना, मैनेजमेंट पॉलिटिक्स भी खेलता है, ठीक है। मैनेजमेंट पॉलिटिक्स कैसे खेलता है? यार देख, वो एक्स बंदा काम करने नहीं आ रहा, उसका कोई मतलब नहीं है यार, इसको एक काम कर, उसका काम भी तू ही ले ले, तू बढ़िया आदमी है। जबकि वो आ रहा होगा एक्स बंदा काम करने के लिए, लेकिन तू बढ़िया आदमी है, तू ये काम ले ले। अब उसको क्या लगेगा कि मैं बढ़िया आदमी, मेरे को सर ने ऐसा बोला, मेरे बॉस ने ऐसा बोला, मैं बढ़िया आदमी हूँ। घर पे आके अपने बच्चों को बताएगा, बीवी बच्चों को बताएगा, आज मेरे बॉस ने बोला मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। लेकिन बॉस, उसको नहीं पता कि बॉस ने उसका, ठीक है, उसको पागल बना दिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, सोशलॉजिकल भी होता है, लेकिन कौन करता है? मैनेजर, मैनेजर करता है। अच्छा, अब एक चीज देखो, समझना इस चीज को, क्या कभी कोई सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट होते हैं मैनेजर के नीचे काम करने वाले, क्या कभी कोई सबऑर्डिनेट मैनेजर के फंक्शन में जाते हैं? मान लो मैनेजर ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, मैनेजर का, जैसे मान लो कि बच्ची का बर्थडे है, उसने अपने बच्ची के बर्थडे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। तो क्या उस सबऑर्डिनेट को अलग से खुशी मिलती है क्या, कि बॉस ने मेरे को बुलाया, बॉस ने मेरे को बुलाया, बॉस ने मेरे को बुलाया? नहीं मिलती, नहीं मिलती अलग से, क्योंकि बॉस ने मेरे को नहीं बुलाया, बॉस ने मेरे साथ वाले को भी बुलाया, उसके साथ वाले को भी बुलाया, बॉस ने सबको बुलाया, पूरे स्टाफ को बुलाया। लेकिन लेकिन अगर किसी सबऑर्डिनेट के घर में फंक्शन हो और उसके घर पे बॉस पहुंच जाए, सबऑर्डिनेट के घर पे फंक्शन हो, उसके घर पे बॉस पहुंच जाए, अब कुछ अलग होगा क्या? यस सर। यस खुश सर। हो जाएगा वो। यस हो सर, जाएगा, उसी के पीछे पीछे घूमता रहेगा अपना पूरा फंक्शन छोड़ के, बोला आ जाओ सर, बॉस आपको दिखा यस के लाओ, सर, अपने परिवार वालों से मिला के लाओ। बॉस कभी नहीं करेगा लो आ जाओ तुमको अपने परिवार वालों से मिलाओ, ये मेरे चाचा जी, मेरे बुआ जी, ऐसा कभी नहीं करेगा बॉस। लेकिन वो एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट ऐसा करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ये सोशियोलॉजी है। कौन करेगा? मैनेजमेंट, मैनेजर, मैनेजर के पास ये पावर्स होती, ठीक है, और किसी के पास नहीं होती पावर्स, ठीक है। मान लो मुकेश अंबानी, मान लो मुकेश अंबानी, जैसे उसने अपनी बेटों की शादी की, बेटी की शादी की, उसने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को इनवाइट किया अलग से रिसेप्शन में, है ना। तो वहां पे लोग खाना खाने गए, मिलके आ गए। लेकिन मान लो वही चीज किसी एम्प्लॉय ने मुकेश अंबानी को इनवाइट किया और मुकेश अंबानी उसके घर पे फंक्शन में पहुंच गया होता, तब तो वो एम्प्लॉय तो उसके लिए जान दे देगा वहां पे जाके वापस से। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वो छुट्टी पूरी करके वहां पे जाएगा तो उसके उसके लिए तो जान दे देगा, बोले सर आप तो मेरे मेरे फंक्शन में आए सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को ये हुआ वो हुआ, सब मेरे घर में बहुत कुछ थे, और ये है वो है, बताओ सर आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। बोले चाय बना के ले आ, क्लर्क को भी ये बोलेगा ना, जा चाय बना के ले आ, वो ले आएगा चाय। बोला यार राम जी, यार चाय पीने की इच्छा कर रही है यार, चाय ले आओ, वो ले आएगा चाय बना के। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल वेरिएबल्स भी इंक्लूड होते हैं मैनेजमेंट के। और बिना इसके है ना मैनेजर नहीं बनता। अगर आप चतुर नहीं हो, चतुर समझते हो, चतुर मतलब आप मिस्चीफ नहीं हो, नहीं मिस्चीफ तो गलत वर्ड है। अगर आप ऐसे समझ लो तुम चतुर नहीं, चतुर वो वाला नहीं, वो वाला थ्री इडियट्स वाला चतुर नहीं। अगर आप होशियार नहीं हो ना, तो आप कभी मैनेजर नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप होशियार नहीं हो तो आप कभी मैनेजर नहीं बन सकते। होशियार इन द सेंस ऑफ पढ़ने में होशियार की बात नहीं कर रहा, पढ़ने में होशियार की बात नहीं कर रहा, आप तुम लोग समझ गए, साइकोलॉजिकली सोशियोलॉजिकली की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आसान है, ये बहुत आसान टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टास्क को डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस हाउ द टास्क आर डिवाइडेड, किस तरह से टास्क को डिवाइड किया जाता है, किस तरह से रिसोर्सेज को डिप्लॉयड किया जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग ये है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके नीचे सीईओ है, सीईओ के नीचे सीएफओ, सीएमओ, सीआईओ आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उसके नीचे आते हैं और मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके नीचे डिविजनल मैनेजर आते हैं, उसके नीचे बिजनेस मैनेजर आते हैं, उसके नीचे ब्रांच मैनेजर आते हैं, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंट मैनेजर आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो किस तरह से टास्क डिवाइड किए जाते हैं, जैसे मान लो एक मैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं तुम्हें, यहाँ पर एक डिजाइन, एक डायग्राम बनाओ। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये मान लो डिवीजन एक्स है, तो डिवीजन एक्स का जो मैनेजर होगा वो इसको रिपोर्ट करेगा, इसके पास कुछ टास्क होंगे कंप्लीट करने के लिए, तो ये अपने टास्क कंप्लीट करके इसको रिपोर्ट करेगा, इसको ये भी रिपोर्ट करेगा, इसको ये भी रिपोर्ट करेगा, फिर इन तीनों की रिपोर्टिंग आएगी, ये खुद अपने टास्क कंप्लीट करेगा, फिर ये इसको रिपोर्ट करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाले मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, फिर एक बार यहां पर ये अपना टास्क कंप्लीट करेगा, फिर ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि टास्क वगैरह डिवाइड किए जाते हैं कि कौन सा बंदा कौन से टास्क कर रहा, किस तरह के टास्क उसको दिए जाएंगे, किस तरह के जॉब्स वो करने वाला है, उसके अलावा किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने रिसोर्सेज डालने हैं, और उसके अलावा डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर दो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं तो उनको पास पास में रखा जाता है। ये हमने ना जिन लोगों ने भी प्लांट लेआउट पढ़ा है ना, कुछ स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है प्लांट लेआउट, लेकिन जिन लोगों ने भी प्लांट लेआउट पढ़ा है उनको पता है कि जिन डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन होते हैं उन डिपार्टमेंट को पास पास में रखा जाता है। तो कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंटलाइजेशन, कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है इसको। अब चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से समझ, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहां पर हम सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ रख दें और डिसिमिलर एक्टिविटीज को अलग अलग कर दें, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो अब उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से लोग होंगे, मार्केटिंग वाले लोग होंगे, प्रोडक्शन वाले लोग होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग होंगे, अकाउंट्स वाले लोग होंगे, कौन से लोग होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केटिंग वाले लोग होंगे। अब तुम इस चीज को ऐसा समझ, तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी में ये फंक्शनल स्ट्रक्चर चलता है, वैसे यूनिवर्सिटी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर चलता है। वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ ABST, ये है डिपार्टमेंट ऑफ BADM, ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये है डिपार्टमेंट ऑफ EFM, ये है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बने। अब इसको बोला जाता है फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब उसका फायदा क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो जैसे अभी मैं MA मेरा फाइनल हुआ इकोनॉमिक्स से, मेरा रिजल्ट कुछ कारण से रोक लिया गया क्योंकि मैंने ना अपना वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया था, तो मेरा रिजल्ट रोक लिया उन्होंने। अब मैं बात किससे करने जाऊंगा, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बोलूंगा आपने मेरा रिजल्ट रोक लिया, लो पकड़ो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बोलेंगे भैया हमारा क्या काम, आप उस डिपार्टमेंट में जाओ जिस डिपार्टमेंट से आप एनरोल हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हुआ ना, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। अब फायदा क्या है, आपको अगर किसी एक डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है या आपको किसी एक डिपार्टमेंट के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाता है, अगर आप सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ रख लेते हो और डिसिमिलर एक्टिविटीज को अलग अलग कर देते हो, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जो नीचे मैंने तुम्हें दिखाया था ना, दिस इज ए काइंड ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है एक तरह का, क्योंकि R&D से रिलेटेड एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी इसी के नीचे परफॉर्म, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी इसी से नीचे परफॉर्म होगी, प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटी इसी के नीचे परफॉर्म होगी, कॉर्पोरेट से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी यहीं से परफॉर्म होगी, और HR से रिलेटेड एक्टिविटी यहीं से परफॉर्म। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल। हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमने एक बनाया है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हमने एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाया है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाया है तो उसमें सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटेंट ही बैठे होंगे उसी के अंदर, उसी डिपार्टमेंट में, और उनका जो HOD होगा
वो उस डिपार्टमेंट में होने वाली सारी एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसमें सारे कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हुए और उनका उस डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, और ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर चलता है ना, ज्यादातर छोटी और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। ठीक है, और थोड़ा स्टेबल भी होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया स्टेबिलिटी ऐसे हो जाती है कि आपको किसी, मान लो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, तो आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट को विजिट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते डायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं। तुम सरकारी ऑफिस में जाते हो, मान लो वहां पे है ना, वहां पे ये कुछ चीजें ऐसा नहीं होता है, वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं होता सरकारी ऑफिस के अंदर। तो तुम मान लो किसी पहले बंदे के पास गए, वो बोला टेबल नंबर रूम नंबर 12 में लेके जाओ। रूम नंबर 12 वाला बोलता है नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, रूम नंबर 10 में लेके जाओ। रूम नंबर 10 वाला बोलता है पहले रूम नंबर 2 में जाके साइन करवा के लेके आओ। ऐसे घूमते रहते हैं वहां पर। ठीक है, मैं अपने फादर को जैसे सीजीएचएस ऑफिस में यानी सीजीएचएस में दिखाने जाता हूँ, तो वहां पर ऐसे घूमता रहता हूँ। बोला अब इस रूम में बैठा हुआ है, वो वहां पे जाके उसके साइन करवा के लाओ। मेडिकेशन हो गया तो अब वहां पे जाके अपनी एंट्री करवा के लेके आओ। तो है ना, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर वो मिक्स स्ट्रक्चर होता। अब वहां पे प्रॉब्लम होती। लेकिन अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर, मान लो वही हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बिल्डिंग बना रखी है। ये बिल्डिंग यूरोलॉजी के लिए, ये बिल्डिंग ऑर्थोपेडिक्स के लिए, ये बिल्डिंग ट्रॉमा के लिए, ये बिल्डिंग ऐसा मान लो कि न्यूरोलॉजी के लिए, ये बिल्डिंग कार्डियोलॉजी के लिए। अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब मेरे को अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है तो मेरे को पता है कि कौन सी बिल्डिंग के अंदर मेरे को जाना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो ऐसा होता है और स्टेबिलिटी होती है इस वजह से थोड़ी सी। नेक्स्ट है जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे बैंक, बैंक एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। हॉस्पिटल एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, लेकिन हॉस्पिटल हो गया एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। बैंक एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या बैंक के अंदर एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं? नहीं ना। नो कैशियर भी सर, होता है, क्लर्क भी होता है, बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस भी होता है, बैंक के अंदर एचआर भी होता है। एचआर तो नहीं होता चलो बैंक के अंदर, लेकिन बैंक के अंदर क्रेडिट वाले लोग भी होते हैं, बैंक के अंदर लोन वाले लोग भी होते हैं, बैंक के अंदर फाइनेंस वाले लोग भी होते हैं, बैंक के अंदर इंश्योरेंस वाले लोग भी होते हैं, बैंक के अंदर मैनेजर भी होता है, बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोग अगर एक ही जगह पहुंचे, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोग अगर एक ही जगह पहुंच जाए तो उसको बोला जाता है फिर जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो बैंक इज ए काइंड ऑफ जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक ही तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। मान लो जैसे एसएमएस हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो तुम जयपुर, क्या एक ही तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वहां पर? नहीं, वहां पर कार्डियोलॉजी नो वाले सर। लोग भी होते हैं, वहां पे यूरोलॉजी वाले लोग भी होते हैं, वहां पे न्यूरोलॉजी वाले लोग भी होते हैं, वहां पे ट्रॉमा वाले लोग भी होते हैं, वहां पे ऑर्थोपेडिक्स वाले लोग भी होते हैं। सब सारे तरह के डॉक्टर्स होते हैं और एक ही जगह परफॉर्म किया जाता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक ही एरिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोग एक ही एरिया में अपनी जॉब्स को परफॉर्म करें, तो उसको कहा जाता है फिर जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे देख लो, एक्टिविटीज बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज और पर्सनल होते हैं एम्प्लॉइज। ठीक है, एक्टिविटीज और एम्प्लॉइज आर ग्रुप्ड टुगेदर बाय स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। यानी अलग अलग एक्टिविटीज और उनको परफॉर्म करने वाले अलग अलग लोग अगर एक ही एरिया में, एक ही लोकेशन पर अगर इकट्ठे हो जाए, एक ही लोकेशन पर उनका ग्रुप बन जाए, तो फिर उसको कहा जाएगा जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही फंक्शन होता है, लेकिन जियोग्राफिक स्ट्रक्चर में सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जियोग्राफिक स्ट्रक्चर में सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए जाते हैं और जियोग्राफिक स्ट्रक्चर होते हैं ना टेलर टू बी फिट होते हैं। ठीक है, टेलर टू बी फिट। अच्छा, जैसे टेलर टू बी फिट इसको समझना, जैसे एक तो होता है रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट में तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करवा सकते हो। मान लो शर्ट में एक जेब लगी, मान लो एक मैंने शर्ट खरीदी, शर्ट में एक जेब लगी हुई, अब मैं ये चाहता हूं कि 2 जेब लगी हो शर्ट में, उसी शर्ट में 2 जेब रेडीमेड गारमेंट्स में, क्या पॉसिबल है क्या?
यस सर। है? तुमने कभी ऐसी कोई शर्ट देखी है जिसकी एक जेब भी और जिसकी 2 जेब भी रेडीमेड गारमेंट में? मैंने तो नहीं देखी कभी। नहीं मतलब वो करवा सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। नहीं करवा सकते। उसका कपड़ा कहां से लाओगे? बाजार में ढूंढोगे? एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, शर्ट का नीचे से फटवा लोगे, थोड़ा शर्ट को नीचे, बड़ी शर्ट दे दे, नीचे से काट के उसकी फिर अपन एक जेब और लगवा लेंगे, ऐसा नहीं ना, नहीं होता है, नहीं होता है। अब अगर नहीं हो, मान लो जीन्स मैंने बनवाई, मैं जीन्स बनवाई नहीं, मैंने एक जीन्स परचेज की, लेकिन मेरे को जीन्स में ना कार्गो वाली पॉकेट्स भी चाहिए, कार्गो पैंट्स पर जो पॉकेट्स होती है वो भी चाहिए उसी जीन्स पर। पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं शर्ट टेलर के पास सिलवा रहा हूं तो, अगर मैं शर्ट टेलर के पास पॉसिबल है, फिर तो पॉसिबल है। पॉसिबल फिर तो मेरे को जो भी नीड होगी ना, मेरे को जो भी नीड होगी वो शर्ट में मिल जाएगी। मेरे को चाहिए कि मेरी शर्ट पे है ना 20 अलग अलग पॉकेट्स होनी चाहिए, तो मिल जाएगी, टेलर बना के दे देगा। अब चाहे शर्ट ऑड लगे लेकिन मिल जाएगी। मेरी जो भी नीड है ना वो कौन सेटिस्फाई करेगा? अगर किसी को, क्योंकि है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना सारी की सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फंक्शनल स्ट्रक्चर सारी की सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन जियोग्राफिक स्ट्रक्चर कर सकता। तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप उस चीज को उसी लोकेशन पर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? बैंक को चाहिए कि उसके पास उसका एटीएम भी हो, तो वो उसी स्ट्रक्चर में एटीएम भी आ जाए। उसको एटीएम बनाने के लिए कोई नई बिल्डिंग, नई स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बैंक को चाहिए। जैसे मान लो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनका है ना एनआरआई वाली ब्रांचेस होती है जिन बैंक्स की, कुछ बैंक्स हैं इंडिया में, तो एनआरआई का अगर कोई काम है और मान लो किसी एक ब्रांच में उनको एनआरआई का काम डालना है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच, वैसे कम काम होता है लेकिन काम तो होता ही है, लेकिन किसी ब्रांच में डालना है तो वो एनआरआई ब्रांच बना के या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में उसको फिट कर सकते। उसके लिए उनको कोई नया फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत। तो टेलर टू बी फिट का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी बैंक कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसको एक नई एक्टिविटी उस ब्रांच में जोड़नी है, तो इसके लिए वो ब्रांच का एक्सपेंशन नहीं करेगा, उसी ब्रांच में कहीं ना कहीं जोड़ दे। तो इसको बोला जाता है टेलर टू बी फिट। और ये किसके लिए किया जाता है? अगर आपको कोई पर्टिकुलर नीड्स है, आपके कोई पर्टिकुलर फीचर आपको चाहिए, तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है। टेलर टू बी फिट बोला जाता है इस चीज को। ठीक है? जैसे ऐसा समझो, मान लो मैं अपनी किराने की दुकान है, मैं एक्सपेंड क्या कर सकता हूँ किराने की दुकान, एक दो और किराने के सामान रख सकता हूँ, एक दो और किराने के सामान रख सकता हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास कोई, अब ऐसा मान लो कोई मेरे पास है ना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, डीमार्ट वगैरह टाइप का कुछ। अब मैं वहां पर चाहूं तो टीवी भी रख सकता हूँ, मैं वहां पर चाहूं तो मोबाइल फोन भी रख सकता हूँ, मैं वहां पर चाहूं तो शूज भी रख सकता हूँ, कपड़े भी रख सकता हूँ, बच्चों के खिलौने भी रख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा? टेलर टू बी फिट बोला जाएगा। फिर जैसी जैसी नीड्स है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादातर। ठीक है? नेक्स्ट थोड़ा सा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं लास्ट आज। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, थोड़ा आसान भी। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? मैट्रिक्स ऐसी होती है, देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता ही दूं, और ऑनलाइन देख लो, तुम आज ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन देख लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, STRUCTURE, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल। दिख नहीं रहा साफ, साफ नहीं दिख रहा। हाँ, ये वाला देख लो। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। अब ये मैट्रिक्स ऐसी होती है, तुमने ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में मैट्रिक्स पढ़ी होती है। मैट्रिक्स ऐसी होती है, इस तरह की मैट्रिक्स होती है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है? एक तो होती है टेबल, और टेबल में अगर कॉलम साइड, रो साइड दोनों तरफ एंट्री होना स्टार्ट हो जाए, कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखो, एक ऊपर जनरल मैनेजर है, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, R&D मैनेजर, और 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है, उन 3 अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग मैनेजर्स भी है। अब ध्यान से समझिए, तुम्हें मेरा कर्सर दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना? ये वाला जो प्रोडक्शन ग्रुप है, ये वाला जो प्रोडक्शन ग्रुप है, इसके लिए अगर कोई डिसीजन लेना होगा, इस प्रोडक्शन ग्रुप के लिए अगर कोई डिसीजन लेना होगा ना, तो 2 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे।
एक तो प्रोडक्शन मैनेजर लेगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेगा। एक बार रुको, शायद मैं इसको कॉपी भी कर लूं, शायद हो जाएगा। ध्यान से समझना एक पॉइंट। ये रहा, मान लो ये वाला अपना, मान लो मुझे है ना इस डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेना, इस प्रोडक्शन ग्रुप के लिए डिसीजन लेना। अब इस प्रोडक्शन ग्रुप के लिए डिसीजन कौन कौन लेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर ए भी लेगा और प्रोडक्शन मैनेजर भी लेगा, दोनों लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। जैसे मान लो मुझे है ना इस फाइनेंस ग्रुप के लिए डिसीजन लेना, इस वाले फाइनेंस ग्रुप के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बी भी इसके लिए डिसीजन लेगा और फाइनेंस मैनेजर भी इसके लिए डिसीजन। अगर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डिसीजन लेने वाले दो लोग होते हैं, या दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, या दो अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जैसा अपना पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट अपना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे काम करता है। वहां पर दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस होती है राज्यसभा, लोअर हाउस होती है लोकसभा। मान लो कोई डिसीजन लेना है, कोई बिल पास करवाना है, तो क्या केवल लोअर हाउस बोल देगा तो बिल पास हो जाएगा क्या? या केवल अपर हाउस बोल देगा तो बिल पास हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों को बोलना पड़ेगा, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लोअर हाउस भी बोलेगा, अपर हाउस भी बोलेगा, दोनों जब बोलेंगे तभी डिसीजन हो पाएगा। तो मान लो हमें इस मार्केटिंग ग्रुप के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो क्या केवल प्रोजेक्ट मैनेजर भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है? नहीं, मार्केटिंग मैनेजर भी उतना ही इन्वॉल्व होगा इस डिसीजन मेकिंग के। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जब डिसीजन मेकिंग में दो दो अथॉरिटीज आ जाती है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जब डिसीजन मेकिंग में दो अथॉरिटीज आ जाती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहा जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जब डिसीजन मेकिंग में दो अथॉरिटीज आ जाती है, ड्यूअल चेन ऑफ कमांड, टू लाइन ऑफ बजट अथॉरिटी, टू सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। मैं दो की बात कर, दो लोग होते हैं कमांड के अंदर, दो अलग अलग अथॉरिटीज होती है बजट के लिए, और दो अलग अलग सोर्स होते हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स के। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहां पर दो लोग ऑथराइज हो, या दो डिपार्टमेंट या दो डिवीजन ऑथराइज हो, दो चेन कमांड की हो, दो अलग अलग लाइन हो बजट अथॉरिटी की, दो अलग अलग सोर्सेज हो परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स के, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहा जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को ही ग्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, एक ही बात है। तो यहां पर देखो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रोडक्ट और फंक्शनल मैनेजर के बीच में होता है। तो तुम देखो हमने जो अभी बनाया था उसमें प्रोडक्ट और फंक्शनल मैनेजर के बीच में ही था। इस प्रोजेक्ट का मैनेजर ये है, और फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, तो ये भी इसका मैनेजर है। इसका मैनेजर ये बी वाला भी है और ये भी है, तो ये तो इस प्रोजेक्ट का मैनेजर है, और ये फाइनेंस एक फंक्शन है, तो ये फाइनेंस मैनेजर भी यहां पर। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मैट्रिक्स बनती है, वो प्रोडक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर के बीच में बनती है। ठीक है, अब ये फायदेमंद होती है। फायदेमंद किसके लिए होती है? कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे आईटी में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए अलग अलग बना दी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए अलग बना दिया, हार्डवेयर के लिए अलग बना दिया, किसी एक एप्लीकेशन के लिए। हेल्थ केयर में भी ऐसा चलता है, तो एडवांटेज है इसका। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज अलग अलग लेवल पर अलग अलग परफॉर्म करते हैं, तो अपने है ना अपने रिजल्ट को विजिबली देख सकते हैं, यानी वो अपने रिजल्ट को समझ सकते हैं कि वो क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, रिमूव बैरियर टू कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लो कि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करूं, तो डिवीजन के लिए नीचे मान लो कोई फंक्शनल हो, और फंक्शन के नीचे कोई प्रोजेक्ट, फंक्शन और इसके नीचे कोई प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बैरियर्स है। इसको पहले फंक्शन से बात करनी पड़ेगी, फिर वो डिवीजन से बात करेगा, फिर वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से बात करेगा, फिर वो कॉर्पोरेट से बात करेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास बात जाए। तो बहुत सारे बैरियर्स है यहाँ पर। लेकिन ड्यूअल चेन ऑफ कमांड होती है, तो ऐसे बैरियर्स नहीं होते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, दो लोग अगर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। मान लो एक मैं ही दुकान चला रहा हूँ, एक मेरे साथ मेरा भाई भी बैठ के दुकान चला रहा है, तो सुबह मैं चला जाता हूँ, दिन में मैं घर आ जाता हूँ, तो फिर मेरा भाई चला जाता है, शाम को हम दोनों बैठ के दुकान चला लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान होता है अगर दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
और अगर एनवायरमेंट डायनेमिक है, अगर एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, तो ऐसे एनवायरमेंट पे भी बेसिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार पढ़ लो क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर दोबारा ज्वाइन मत कर। यहां पर है ना प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट की पोजीशन ज्यादा होने की वजह से खर्चा ज्यादा लगता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं क्योंकि दो लोग अलग अलग ऑथराइज होते हैं। अगर दो लोग ऑथराइज है तो दो लोगों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि तूने उसको ज्यादा रिसोर्सेज दे दिया, अपने को कम रिसोर्सेज दिए, तूने उसके पास ज्यादा पैसा दे दिया, इस बिजनेस में कम पैसा डाला है, तूने प्रोजेक्ट